प्यारे बच्चों नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के आज पहले चैप्टर में आपका बहुत बहुत स्वागत है और इंडस वैली सिविलाइजेशन को इस पूरी क्लास के माध्यम से आपको मैं क्लियर कराऊंगा ताकि इंडस वैली सिविलाइजेशन का कोई भी क्वेश्चन आपसे आए। और इस जीके जीएस की कंप्लीट प्रैक्टिस सेट सीरीज में मैं आपको आज इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता, जिसका एक और अन्य नाम था हड़प्पा सभ्यता, आप सभी जानते हैं। तो भैया पहले तो सबका स्वागत है, अभिनंदन है, नमस्कार भाई सभी को। बहुत सारा प्यार दुलार, जल्दी से जुड़ जाओ सभी गुड्डा गुड़िया और शुरू करते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो प्यारे सभी बच्चे ध्यान देंगे, इंडिया शब्द यानी जिसे हम इंडस कहते हैं, भाई सीधी सी बात है, इंडस कहते हैं और इंडस से आया है जिसे संस्कृत में क्या कहा जाता है? भानु, आद्य, सवत्र या सिंधु। क्या कहते हैं भाई? आखिर जो इंडस शब्द आया है वो किससे आया है? सिंधु से आया है। भाई आप जानते हैं जो ऋग्वेद था हमारे जो आपके वैदिक पीरियड में 4 वेद थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। जो ऋग्वेद था, इस ऋग्वेद में सप्त सिंधु का उल्लेख मिलता है और यही जो सप्त सिंधु है, यहां से जो सिंधु नदी के बारे में उल्लेख मिलता है, यानी इंडस रिवर जो सिंधु है, ये किसके बारे में बात करता है? तो इंडस रिवर के बारे में बात करता है। इंडस रिवर के बारे में बात करता है। इसके अलावा बच्चों जो सिंधु के अलावा जो झेलम है, इस झेलम का प्राचीन नाम क्या था? तो झेलम का प्राचीन नाम था वितास्ता। क्या आप बोलते थे? वितस्ता। वितस्ता झेलम का प्राचीन नाम था वितस्ता। झेलम के अलावा बच्चों जो आपका चिनाब था, इस चिनाब का प्राचीन नाम क्या था जो ऋग्वेद में उल्लेख है जिसका? अश्कनी। बोलो क्या बच्चों? अश्कनी। सभी बच्चे दो तरीके से पढ़ सकते हैं, या तो भाई नींद में पढ़ सकते हैं या तो आप कमेंट में इस चीज का रिप्लाई दे सकते हैं। या तो आप अपनी कॉपी में जो है लिख रहे होगे या तो आप कमेंट में रिप्लाई दे रहे होगे। भाई दो तरीके की पढ़ाई का तरीका है, तीसरा और कोई जरिया नहीं हो सकता बच्चों। चिनाब के अलावा बच्चों रावी, रावी को किस नाम से जानते थे? तो परुशनी के नाम से जानते थे। परुशिनी के नाम से हम रावी को जानते थे। किस नाम से जानते थे गुड्डा गुड़िया? परुशनी के नाम से जानते थे। ब्यास को बच्चों हम बिपाशा के नाम से जानते थे। ब्यास जो है इसे हम क्या कहते थे? बिपाशा कहते थे, ये ध्यान रखिएगा। सतलज को किस नाम से जानते थे? तो सतलज जो रिवर थी आपकी, सतलज रिवर थी, इस सतलज रिवर को शतुद्री के नाम से जानते थे। किस नाम से बच्चों? शतुद्री के नाम से उल्लेख मिलता है। कहां? ऋग्वेद में। भाई अब उस टाइम पे कोई सतलज थोड़ी ना बोलता होगा, उस नदी का अपना एक अलग नाम रहा होगा, तो शतुद्री कह देते थे। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, झेलम को हम क्या कहते थे? वितास्ता कहते थे, याद रखेंगे। चिनाब को बेटा अस्कनी कहते थे, रावी को परुशनी कहते थे और ब्यास को बिपाशा कहते थे। बिपाशा बसु नहीं है, ये समझना बात। ये सतलज को शतुद्री कहा जाता था और बच्चों जो सरस्वती थी, ये सरस्वती को सरस्वती ही कहा जाता था। सरस्वती को सरस्वती नदी के नाम से ही जानते थे, इसमें कोई चेंजेस नहीं था। तो मतलब सरस्वती, सिंधु, सतलज 3 हो गए और 4 नदियां इधर हो गई। तो ये क्या कहलाए? आपके इन्हीं को ऋग्वेद में सप्त सिंधु भी कहा गया है। तो जो आपका ऋग्वेद था, इस ऋग्वेद में इन्हीं को बच्चों क्या कहा गया है? आपका जो सप्त सिंधु है, ये सप्त सिंधु कहा गया है, ये ध्यान रखिएगा। तो सप्त सिंधु किसे कहा गया है बच्चों? ऋग्वेद को कहा गया है, ये बात समझेंगे। ठीक है भाई, इतनी बातें सभी बच्चों को क्लियर है? यस और नो मुझे एक बार बता दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हर प्रश्न का बच्चों आपको या तो प्रश्न आ रहा है तो उत्तर करना है, नहीं भी आ रहा है तो उत्तर करना है। उससे क्या होगा? अगर गलत भी होता है तो आप बहुत अच्छे तरीके से सीख पाओगे। निम्नलिखित में से कौन सा वास्तुशिल्प तत्व सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माण स्थलों से बाहर रखा गया है? जिप्सम, या फिर आपका जिप्सम का मोर्टार, या धूप में सुखाई गई ईंटें, लोहे की पट्टियां, या फिर आपका पकी हुई ईंटें। तो भाई आप सभी जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माण स्थलों से बाहर रखा गया है। अब यहां जिसको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी वो बहुत आसानी से इसका उत्तर दे देगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं जिप्सम का मोर्टार हो या धूप में सुखाई गई ईंट हो या पकी हुई ईंटें हो, ये सब आपको देखने के लिए मिलता है आपके सप्त सिंधु में। लेकिन जो लौह युग है, वो लौह युग तो यहां था ही नहीं, क्योंकि ये टाइम पीरियड किसका था? ब्रोंज का टाइम पीरियड था। कौन सा टाइम पीरियड था बच्चों? ब्रोंज, जिसे आप लोग कांस्य युग कहते हो। क्या कहते हो बच्चों? कांस्य युग कहते हो। तो जब ये कांस्य युग होगा तो यहां लोहे की खोज अभी हुई ही नहीं है, तो लोहे की जो पट्टियां हैं, ये लोहे की पट्टियां यहां पर पॉसिबल ही नहीं हो सकती। तो जब पॉसिबल ही नहीं हो सकती कोई चीज, तो वो उस सभ्यता में मिलेगी ही नहीं।
कांस्य युग का जो ब्रोंज एज का टाइम पीरियड था लगभग आपका 2600 बीसी से लेकर ये 1750 या 1700 बीसी का जो टाइम पीरियड था, ये आपका कांस्य युग ब्रोंज एज का टाइम पीरियड आप कह देते हैं। ठीक है भाई, हाँ ये याद रखिएगा। तांबे और टिन को मिलाकर ये एक मिश्र धातु है। तांबा आपका कहां मिलता था, अगर आपको ये वाला लेक्चर याद होगा जो मैंने आपको जीके जीएस वाले लेक्चरों में पढ़ाया है, तो बच्चों भारतवर्ष आपको याद है, तो भाई यहां खेतड़ी की खान वगैरह थी राजस्थान में, और इन्हीं खेतड़ी के खानों से आपका क्या मिलता था, तांबा मिलता था। इधर साइड अफगानिस्तान वाले एरिया से, अफगानिस्तान बलूचिस्तान वाले एरिया से आपको क्या मिलता था, तो यहां से आपको टिन प्राप्त होता था, टिन। और टिन और तांबा दोनों मिलाकर क्या बनाया जा सकता है, अगर टिन और तांबा ये दोनों मिलाएं तो बच्चों क्या बन सकता है, आप क्या कहेंगे, टिन और तांबा दोनों मिलाते हैं तो बच्चों आपका बनता है ब्रोंज, जिसे आप कांस्य कहते हो, कांस्य या कांसा कहते हो। ठीक है, इसी कारण से जो नर्तकी की मूर्ति भी मिली हुई है सिंधु घाटी सभ्यता में, और आप देखते हो कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है वे इसी क्षेत्र में रहता है, तो इस कारण से यहां पर इधर से टिन आ जा रहा था, यहां से तांबा आ जा रहा था, और यहां जोरबा वगैरह की जो संस्कृति थी। ठीक है, तो ऊपर साइड आपका जो भी निर्मित होंगी चीजें वो किससे बनी होंगी, तो ऑब्वियस है वहां पर जो कांसा है उस कांसे से बनी होंगी, निर्मित होंगी, ये याद रखिएगा। ठीक है भाई, अच्छा जिप्सम मोर्टार, पकी हुई ईंटें, जिप्सम का मोर्टार और पकी हुई ईंटें, ये दोनों चीज आपको कहां से मिली हैं, मोहनजोदाड़ो से मिली हैं, मोहनजोदाड़ो से मिली है। जब भी आप क्वेश्चन करते हैं तो उसके ऑप्शनों से जरूर कुछ सीखने की कोशिश कीजिए। जैसे इसमें आपने जिप्सम का मोर्टार सीखा कि जो जिप्सम का मोर्टार है ये कहां से मिला है, आपके मोहनजोदाड़ो से मिला है। इसके अलावा आपका जो धूप में सुखाई गई ईंटें कहां से मिली हैं, तो धौलावीरा एक स्थान पड़ता है, मैंने आपको बताया था इंडस वैली सिविलाइजेशन में, जो आपके ऐप में क्लास चल रही है, धौलावीरा। इस धौलावीरा का स्थान जो है, यहां से आपको धूप में सुखाई गई ईंटें प्राप्त हुई हैं, ये बात याद रखिएगा सभी प्यारे बच्चे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी स्थल है और अब पाकिस्तान में स्थित है। सिंधु घाटी स्थल तो है लेकिन अभी वो पाकिस्तान में स्थित है। आपको याद होगा हमने बताया था रावी नदी के किनारे आपका ये स्थल पड़ता है। किस रिवर के किनारे, जो रावी रिवर है, इस रावी रिवर के किनारे आपका हड़प्पा स्थल पड़ता है, और ये सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है हड़प्पा स्थल। और हड़प्पा स्थल की बात करें तो गुड्डा गुड़िया, इसकी खुदाई 1921 में हुई थी। कब हुई थी, 1921, 1921 में इसकी खुदाई की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, तो दयाराम साहनी का नाम आपको याद आ रहा हो, दयाराम साहनी का नाम, दयाराम साहनी थे। इन्होंने हड़प्पा सभ्यता की, हड़प्पा सभ्यता नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता, ये पूरा का पूरा ऐसा है कि सिंधु घाटी सभ्यता है, उसके अंदर हड़प्पा नाम का एक स्थल है, उस स्थल का नाम है, क्योंकि पहली बार ये खोजा गया, इस कारण से हम कई बार जो है सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कह देते हैं। तो एक प्रश्न ये भी है कि हड़प्पा सभ्यता का नाम क्यों पड़ा, तो क्योंकि भाई ये खोजा गया था, इस वजह से इसका ये स्थल था। 1921 में दयाराम साहनी ने खोजा था। यहां पर आपका हड़प्पा सभ्यता के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जो हड़प्पा स्थल था, इससे 6 अन्न भंडार मिले हैं, 6 अन्न भंडार मिले हैं, 6 अन्न भंडार मिले हैं, अन्न भंडार 6 अन्न भंडार मिले हैं पंक्तियों में, जो रोज में आप कह सकते हैं, जो रोज में आपके 6 अन्न भंडार आपको यहां से देखने के लिए मिल जाते हैं। कुंवारी देवी की मुहर भी मिली है यहां से। इसके अलावा बच्चों कुंवारी देवी की मुहर मिली है, कुंवारी देवी की मुहर भी यहां से आपको प्राप्त हुई है। इसके अलावा बच्चों आपका कुंवारी देवी की मुहर के साथ साथ लिंगम के प्रतीक, लिंगम के पत्थर प्रतीक मिले हैं, लिंगम के पत्थर प्रतीक मिले हैं यहां से, लिंगम के पत्थर प्रतीक आपको यहां से प्राप्त हुए हैं। गेहूं और जौ आदि के साक्ष्य भी मिले, गेहूं और जौ आदि के, गेहूं, अब भाई अन्न भंडार था तो वहां पर आपका संरक्षित भी तो कुछ किया जाएगा, तो गेहूं और जौ, मतलब इस सभ्यता के लोग गेहूं और जौ के जानकार थे, गेहूं और जौ की रोटियां भी खाते रहे होंगे सभी गुड्डा गुड़िया, इतनी बातें याद रखेंगे। इसके अलावा बच्चों आपका जो लोथल है, इस लोथल की बात की जाए तो लोथल कहां पर है, आपका भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल आपका भोगवा नदी के किनारे स्थित है, भोगवा रिवर के किनारे स्थित है, ये आपके इंडिया में पड़ता है। और आपका ये
जो है इंडिया में कहां पर, तो गुजरात में आपका लोथल पड़ता है, गुजरात में आपका लोथल पड़ता है। इसके अलावा बच्चों जो आलमगीरपुर है ये कहां पड़ता है, तो आपका उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, ये आपका उत्तर प्रदेश में है। और अगर देखा जाए तो ये आपका जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, का सबसे पूर्वी स्थल है, सबसे पूर्वी स्थल है। दायमाबाद सबसे दक्षिणी है, सबसे पूर्वी स्थल आपका, सबसे पूर्वी स्थल आपका यही है। बताओ जरा ऐसा कमेंट में, सबसे उत्तरी और सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा है? सुदगंडोर कौन सा है जी? बहुत बढ़िया बच्चों, तो उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी स्थल है। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी बच्चों, ठीक है। चीजें आप समझते हुए चलेंगे बहुत आराम से, बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से, तो आप बहुत बढ़िया कर जाओगे। कालीबंगा कहां पर पड़ता है? तो बेटा काली चूड़ियां यहां से प्राप्त हुई हैं। कालीबंगा ये आपका राजस्थान में पड़ता है। कहां? आपके राजस्थान में पड़ता है, ये ध्यान रखना। राजस्थान में कहां पर पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। वाई इट इज फेमस? क्यों आखिरकार ये फेमस है बच्चों? तो ये काली चूड़ियों के लिए फेमस है। काली चूड़ियां यहां से मिली हैं, काली चूड़ियां मिली हैं, और काली चूड़ियों के साथ यहां पर 7 अग्नि वेदिकाएं मिली हैं, 7 अग्नि वेदिकाएं मिली हैं, 7 अग्नि वेदिकाएं आपको यहां से प्राप्त हुई हैं। याद रखेंगे बच्चों इतनी बातें, तो कौन कौन सी चीजें कहां पर हैं और कहां पर स्थित हैं और वहां से क्या प्राप्त हुआ है, शायद ये आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। तो जो आपका कालीबंगा से जुते हुए खेत भी याद रखेंगे बच्चों, जो जुते हुए खेत हैं, जुते हुए खेत, जुते हुए खेत, यानी यहां के लोग खेत को जोतना भी जानते थे। कुएं वाले घर, इसके अलावा बच्चों जो कुएं युक्त घर है, हर घर में अपना कुआं होता था, तो कुएं वाले आपके घर भी यहां से प्राप्त हुए हैं। याद आ रही हैं चीजें जो मैं आपको पढ़ा रहा था क्लास में, वो आप याद कर पा रहे हो? यस और नो गुड्डा गुड़िया बताना। चलो बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न बच्चों आपसे क्या कहता है? देखिए बहुत कम बच्चों के कमेंट्स आ रहे होंगे, मैं देख रहा हूं, और मैं लाइव बैठ के आप पे कमेंट्स मॉनिटर भी कर रहा हूं। तो इसका मतलब यह है आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आज अगर क्लास नहीं है किसी कारणवश लाइव, तो बच्चों जिम्मेदारी आपकी ये बनती है कि भाई आपके कमेंट्स जो मैं आपको मॉनिटर कर रहा हूं, तो ये मॉनिटर कमेंट्स बच्चों आपकी जिम्मेदारी है कि सही उत्तर दे। अगर नहीं आ रहा है फिर भी आप उत्तर दे, ये ध्यान रखिएगा। पुरातत्ववेत्ताओं के अनुसार, यानी जो आपके पुरातत्ववेत्ता हैं उनके अनुसार हड़प्पा के शहरों में पश्चिम का भाग छोटा और ऊंचा था, जिसके नाम पर, जिसे डैश के नाम पे जाना जाता है भाई। गढ़, ओलंपस निचला शहर, और आपका कॉलिजियम। किस नाम से जानते थे भाई? आप सभी जानते हैं जो हड़प्पा सभ्यता थी, ये हड़प्पा सभ्यता आपका, अधिकतर हड़प्पा सभ्यता 2 भागों में बटी हुई थी। एक तो बच्चों आपका जो ऊंचा स्थल था, दूसरा आपका निचला शहर। एक आपका ऊंचा स्थल, एक आपका ऊंचा स्थल बच्चों, और दूसरा आपका निचला शहर, दूसरा आपका निचला शहर। जो आपका ऊंचा स्थल था इसे हम लोग गढ़ी क्षेत्र बोलते थे। गढ़ी क्षेत्र, इंग्लिश वाले बच्चे ध्यान देंगे, इसे सीटाडेल बोलते थे। इंग्लिश में क्या? सीटाडेल, सीटाडेल बोलते थे, याद रखिएगा। इसी को सीटाडेल या गढ़ी क्षेत्र बोलते थे। और आपका बाकी शहर जो होता था निचला शहर था, निचला शहर हुआ करता था। यहां आम लोग रहते थे, और गढ़ी क्षेत्र में अधिकतर जो व्यापारिक लोग थे वो व्यापारिक लोग रहा करते रहे होंगे। तो गढ़ी क्षेत्र में कौन रहते थे बच्चों? तो अधिकतर जो व्यापारिक लोग थे वो व्यापारिक लोग रहते थे। खैर इसके अलावा गढ़ रहित शहर कौन सा है जहां पर गढ़ नहीं है? तो गढ़ रहित शहर आपका कौन सा है? गढ़ रहित शहर कौन सा है बच्चों, बताइए जरा सा। आपको पढ़ाया मैंने कि जहां पर गढ़ पाया ही नहीं गया, गढ़ रहित शहर आपका, तो गढ़ रहित शहर आपका चहुंदड़ो है। कौन सा बच्चों? चहुंदड़ो। चहुंदड़ो आपका गढ़ रहित शहर है। चहुंदड़ो क्या है बच्चों? आपका गढ़ रहित शहर है, ये ध्यान रखना। इसके अलावा बच्चों आपका जो 3 भागों में विभाजित शहर है, जो आपका 2 भागों में सभी शहर विभाजित थे, लेकिन 3 भागों में विभाजित शहर का नाम बताना है। 3 भागों में विभाजित शहर, 3 भागों में विभाजित शहर, 3 भागों में विभाजित शहर कौन सा है बच्चों? तो धौलावीरा है। कौन सा? धौलावीरा है, धौलावीरा है। और धौलावीरा कहां पड़ता है आप जानते हैं? गुजरात में, गुजरात में, याद रखना धौलावीरा, ठीक है। हाँ, और धौलावीरा में आपका जो 3 भागों में विभाजित है, इसी धौलावीरा में एक विशाल जलाशय भी पाया गया है। विशाल जलाशय, विशाल जलाशय पाया गया है, विशाल जलाशय पाया गया। अच्छा, विशाल अन्न भंडार कहां से पाया गया है ये बताइएगा सभी गुड्डा गुड़िया। जो विशाल अन्न भंडार है वो कहां से पाया गया है? ठीक है, चलिए बहुत शानदार। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है
कि जो मोहनजोदाड़ो निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है। माया सभ्यता भी आपकी अमेरिका की सभ्यता थी। ये माया सभ्यता जो है मेसोपोटामिया, इराक, ईरान साइड, इधर साइड वाली सभ्यता थी मेसोपोटामिया, समझे, तुर्क से इधर साइड वाले जो देश हैं वहां पर ये फैली हुई थी। बेटा जो मिस्र की सभ्यता थी वो मिस्र में थी, आपकी इजिप्ट जिसे आज आप जानते हो। लेकिन जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसी से आपका जो मोहनजोदाड़ो स्थल है ये आपका संबंधित है। मोहनजोदाड़ो में आपका क्या प्राप्त हुआ है, आपका अगर मोहनजोदाड़ो की बात की जाए तो यहां से बच्चों आपका मृतकों का टीला प्राप्त हुआ है। मृतकों का टीला बोलते हैं इसे, मृतकों का टीला, मृतकों का टीला भी कहा जाता है आपका मोहनजोदाड़ो से, याद रखिएगा भाई। लगभग 1922 में 1922 में जब सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाइयां चल रही थी तो उसी टाइम पे आपका ये बड़ा शहर था, ये बड़ा शहर था। आर.डी. बनर्जी के द्वारा इसे खोजा गया, किसके, आर.डी. राखलदास बनर्जी, आर.डी. बनर्जी के द्वारा इसे खोजा गया। बनर्जी के द्वारा इस शहर को बच्चों आपका खोजा गया था। ये याद रखिएगा, ये सिंध जो पाकिस्तान में स्थित है, सिंध जो पाक में स्थित है, इसी सिंध प्रांत के पाकिस्तान में जो स्थित है उसी के लरकाना में आपका ये स्थल आपको देखने के लिए मिल जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है, सिंधु घाटी सभ्यता का ये सबसे बड़ा शहर है आपका मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो के ऊपर मूवी भी बनी थी बच्चों, आपने देखा होगा। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर, सबसे बड़ा शहर है, ये ध्यान रखना, बिगेस्ट सिटी, बड़ा शहर है। ये इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता का ये सबसे बड़ा शहर है। ये आपको यहां पर आपका महान स्नानागार आपको मिला हुआ है। क्या महान स्नानागार आपने खोजा था, स्नानागार खोजा था, एक महान अन्न भंडार खोजा था। सबसे बड़ी इमारत आपकी सिंधु घाटी सभ्यता के कभी क्वेश्चन में आ जाए कि बताइए सबसे बड़ी इमारत आपकी कौन सी है, तो सबसे बड़ी जो इमारत है बच्चों वो आपकी कौन सी है, तो इसका विशाल अन्नगार जो है, विशाल अन्नगार जो मोहनजोदाड़ो में प्राप्त हुआ, विशाल अन्नगार आपका सबसे बड़ी इमारत है। यह ध्यान रखिएगा। आई बात समझ में। पशुपति की मोहरें भी आपकी यहीं से प्राप्त हुई हैं। जो पशुपति की मोहरें हैं, पशुपति मोहरें भी आपको यहां से प्राप्त हुई हैं। इसके अलावा बच्चों पशुपति की मोहरों के अलावा आपको यहीं से प्राप्त हुआ है नृत्य करती हुई नृतिका की, कांस्य की, ब्रोंज की नर्तकी की त्रिभंग मुद्रा में मूर्ति। किस मुद्रा में? त्रिभंग मुद्रा में मूर्ति आपकी प्राप्त हुई है। मुद्रा में मूर्ति आपकी यहां से प्राप्त हुई है, याद रखेंगे सभी गुड्डा गुड़िया। इतनी बातें सभी को क्लियर है? यस और नो मुझे एक बार बता दीजिए, ठीक है बच्चों। इसके अलावा और मातृ देवी की मिट्टी की मूर्ति भी प्राप्त हुई है। यहां से आपका मातृ देवी की मिट्टी की मूर्ति भी प्राप्त हुई है। तो ये मातृ देवी की मिट्टी की मूर्ति भी आपकी कहां से प्राप्त हुई है? मोहनजोदाड़ो से आपकी प्राप्त हुई है, मिट्टी की बनी हुई, याद रखिएगा जी। 1980 में इसे यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में दर्जा दिया गया। तो 1980 में, कब? 1980 में विरासत स्थल के तौर पर इसे शामिल भी किया गया। इस पॉइंट को भी बच्चों नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। इसकी पीडीएफ जो है बच्चों आपको अपने एप्लीकेशन पर मिल जाएगी, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं गुड्डा गुड़िया। अगला प्रश्न आपसे क्या कहता है कि जो हड़प्पा सभ्यता का मोहनजोदाड़ो स्थल है किस नदी के तट पर स्थित है? जो हड़प्पा सभ्यता का मोहनजोदाड़ो स्थल है किस नदी के तट पर स्थित है? घाघरा नदी के, ब्यास नदी के, झेलम नदी के, सिंधु नदी के, किस नदी के तट पर स्थित है? जो हड़प्पा सभ्यता का मोहनजोदाड़ो स्थल है ये किस नदी के तट पर स्थित है? प्रत्येक छात्र और छात्रा का उत्तर यहां पर आना चाहिए। भाई देखिए, जो घाघरा नदी है, जो ब्यास नदी है, जो झेलम नदी है, जो सिंधु रिवर है, इसकी बात कर रहा हूं बच्चों। तो सभी लोग बताएंगे किस नदी पर? तो भाई आपका जो सिंधु रिवर है, कौन सा सिंधु रिवर दिख रही है कहीं? हाँ जी, ये जो सिंधु रिवर है ये आपका स्थित है हड़प्पा सभ्यता का जो मोहनजोदाड़ो स्थल है ये सिंधु नदी पर स्थित है, समझे। घाघरा नदी पर आपका कौन कौन सा है? तो घाघरा नदी पर स्थित है कालीबंगा। कालीबंगा कहां पर स्थित है? जहां से काली चूड़ियां मिली हैं, घाघरा नदी पर आपका कालीबंगा स्थित है, ये याद रखिएगा। कालीबंगा, बनावली आपका कालीबंगा और बनावली, जहां से आपका बनावली कौन सा स्थान है बच्चों? जहां से जौ के साक्ष्य मिले हैं, जौ के साक्ष्य मिले हैं बनावली, वो स्थान आपका घाघरा नदी पर स्थित है। इसके अलावा बच्चों
राखी गढ़ी भी स्थित है, राखी गढ़ी भी स्थित है। और राखी गढ़ी कहां पर पड़ता है? राखी गढ़ी, राखी गढ़ी, ये राखी गढ़ी बेटा आपका HR नंबर गाड़ी यानी कि हरियाणा में पड़ता है, याद रखिएगा। अच्छा, राखी गढ़ी आपका भारत का सबसे बड़ा, अच्छा वैसे तो मोहनजोदाड़ो सबसे बड़ा स्थल है, लेकिन भारत का सबसे बड़ा स्थल आपका, भारत का सबसे बड़ा स्थल, सबसे बड़ा स्थल, भारत का सबसे बड़ा स्थल आपका राखी गढ़ी है, ये याद रखिएगा। ठीक है, टेराकोटा का पहिया मिला हुआ है, यहां पर टेराकोटा का पहिया मिला है, टेराकोटा का पहिया मिला है, टेराकोटा का पहिया मिला है। ठीक है, और बहुत सारे खिलौने वगैरह आपके यहां से प्राप्त हुए हैं, जो खिलौने वगैरह हैं ये प्राप्त हुए हैं, ये ध्यान रखिएगा। शायद इतनी बातें आप सभी गुड्डा गुड़िया को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो चुकी होंगी। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपको, मोहनजोदाड़ो के किस विशाल स्नानागार का जो आकार था वो आयताकार था, वर्ग था, दीर्घवृत्ताकार था, या और कुछ था बच्चों? भाई यहां पर अनुष्ठान प्रयोजनों के लिए ईंटों से बना एक आयताकार था, ये आयताकार स्नानागार, महान स्नानागार बनाया गया था, सभी बच्चे याद रखेंगे। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता के महान स्नानागार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भाई इसका उपयोग अनाज भंडार के लिए किया जाता था, इसका उपयोग खेती के लिए किया जाता था, इसका उपयोग शहर के पानी की टंकी के रूप में किया जाता था, या इसका उपयोग संभवतः धार्मिक प्रयोजनों के लिए किया जाता था। अभी मैंने आपको बताया कि इसका उपयोग किस लिए किया जाता था, मोहनजोदाड़ो के विशाल स्नानागार का। तो महान स्नानागार का इस्तेमाल बच्चों सिंधु घाटी सभ्यता के भाई धार्मिक प्रयोजन के लिए इसका किया जाता था, याद रखिएगा। इसके बाद बच्चों आपका महान अन्नागार का सबसे बड़ा अन्नागार में से एक था कौन? आपका माया सभ्यता में, हड़प्पा सभ्यता में, मेसोपोटामिया सभ्यता में। चाहे हड़प्पा सभ्यता लिख दे या चाहे बच्चों आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन लिख दे, दोनों बात आपकी एक ही होती है। तो महान अन्नागार जो है ये संबंधित था किससे बच्चों? आपका हड़प्पा सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन से। ठीक है भाई, मोहनजोदाड़ो में आपका अन्न भंडार पाए गए थे। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत आपका मोहनजोदाड़ो में, कहां पर बच्चों? मोहनजोदाड़ो में। मोहनजोदाड़ो आपका जो स्थल है, इसी मोहनजोदाड़ो में आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी इमारत, सबसे बड़ी इमारत थी ये, सबसे बड़ी इमारत थी, याद रखिएगा बच्चों। अभी मैंने आपको बताया भी है थोड़ी देर पहले, ठीक, प्रीवियस क्वेश्चन में। सिंधु घाटी सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु नदी के तट पर नहीं है? सिंधु घाटी स्थल का अभी चाहुंदड़ो, मोहनजोदाड़ो, रोपड़। आप जानते हैं रोपड़ कहां पर पड़ता है? तो भाई पंजाब में। रोपड़ आज भी आप जानते हो रोपड़ कहां है? तो पंजाब में पड़ता है। पंजाब, पंजाब कौन सा? पाकिस्तान वाला नहीं, पंजाब जो कि भारत में स्थित है बच्चों, इसी भारत में आपका ये रोपड़ पड़ता है, ये ध्यान रखिएगा। पंजाब में रोपड़ पड़ता है, आपको ये याद रखना है। भाई रोपड़ में आपका सतलुज नदी पर स्थित है, कहां पर? जो सतलुज रिवर है, कौन सा? सतलुज रिवर है। इस सतलुज रिवर, अच्छा सतलुज रिवर को किस नाम से जानते थे बताइए जरा सा? तो सतलुज रिवर पर आपका ये स्थित है, ये याद रखिएगा। इसमें साक्ष्य मिले हुए हैं रोपड़ के अंदर कुत्ते के साथ दफन होने का, कुत्ते के साथ दफन किया गया है, यहां पर भी साथ दफन किया गया है, कुत्ते के साथ दफन किया गया है, ये याद रखिएगा। वीणा वादनी, बीड़ा बजाती हुई महिला भी आपको कहां से प्राप्त हुई है? यहीं से, बीड़ा बजाती हुई महिला, वीणा बजाती महिला, वीणा बजाती महिला, वीणा बजाती महिला के साक्ष्य भी आपको कहां से मिले हैं? तो वीणा बजाती महिला के साक्ष्य भी बच्चों आपके यहां से मिले। इसीलिए मैं कहता हूं कि प्रैक्टिस सेट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये आज की लड़ाई नहीं है कि आज चालू हुआ कल बंद कर दूंगा बच्चों। ये जो प्रैक्टिस सेट है मंडे टू सैटरडे आपका पूरा चलता रहेगा प्रैक्टिस सेट, और तब तक चलता रहेगा बेटा जब तक आपके पेपर नहीं हो जाएंगे। तो भाई अगर इसमें 2 बच्चे आएंगे, 2000 बच्चे आएंगे या 2 लाख बच्चे आएंगे, तब भी ये उसी ईमानदारी के साथ मैं आपको कराता रहूंगा। जिसको सिलेक्शन चाहिए वो इस प्रैक्टिस सेट से जुड़ जाना, क्योंकि बेटा जीएस का तुम्हारा ये बहुत बहुत अच्छे तरीके से तुम्हारी चीजें जीएस में मजबूत होने वाली हैं इस प्रैक्टिस सेट से, शायद तुम्हें अंदाजा भी हो रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है? सोतगुई या फिर बच्चों आपका बालाकोट या नागेश्वर या कालीबंगा? तो भाई जो शॉर्टगुई है, शॉर्टगुई, शार्टुघोई, ये शार्टुघोई जो है, शार्टुघोई है, ठीक है। शार्टुघोई जो है ये आपका हड़प्पा स्थल है बेसिकली। ये आपका शार्टुघोई और मुंडी गाक, मुंडी गाक, मुंडी गाक, ये शार्टुघोई और मुंडी गाक जो है ये हड़प्पा स्थल आपका दोनों का दोनों ये कहां पर स्थित है? तो आपका जो अफगानिस्तान है बच्चों, इस अफगानिस्तान में आपका स्थित है। कहां पर? अफगानिस्तान में स्थित है, याद रखिएगा। साक्ष्य आपके यहां नहरों के निशान मिले हैं, नहरों के निशान मिले हैं, नहरों के निशान मिले हैं। और यहीं से बच्चों जो
हमें यह पता चला है कि जो मिट्टी की बनी बैलगाड़ियां भी प्राप्त हुई हैं। मिट्टी की बनी बैलगाड़ियां प्राप्त हुई हैं। बनी बैलगाड़ी बैलगाड़ी आपकी बैलगाड़ी प्राप्त हुई है। तो मिट्टी से बनी बैलगाड़ी वगैरह आपकी यहां से प्राप्त हुई है। भाई हड़प्पा संस्कृति के स्थलों में से एक हड़प्पा स्वतंत्र पूर्व भारत के स्वतंत्रता पूर्व भारत यानी आपके कब की बात हो रही है? 1947 से पहले जो भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में पाया गया था? तो हड़प्पा संस्कृति के स्थलों में एक हड़प्पा आपका ये कहां पाया गया था? भाई पंजाब में। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब में पाया गया था। ठीक है भाई, जो ये आपका पाक वाला पंजाब है ना, इस पाकिस्तान वाले पंजाब में आज ये हड़प्पा स्थल मौजूद है बच्चों। ठीक है, ये जिला आपके रावी नदी के तट पर है। कौन सी? रावी रिवर के, जो रावी रिवर है, इस रावी रिवर के ये तट पर है। बताओ रावी रिवर को क्या कहा जाता है? हड़प्पा मतलब ऋग्वेद में क्या कहा गया है? अधिकांश हड़प्पा स्थल का मुख्य रूप में से भागों में विभाजित किया जाता है। अधिकांश हड़प्पा स्थल को मुख्य रूप से कितने भागों में? 2, 4, 8, 6 जो हड़प्पा स्थल है ये कितने भागों में विभाजित किया जाता है? मैंने अभी बताया था आपको, जो पश्चिम क्षेत्र था, जो आपका इधर ये जो आपका पश्चिम वाला एरिया होता था, वेस्ट वाला एरिया होता था, इसको आप लोग गढ़ी क्षेत्र बोलते थे। बाकी आपका ये जो ईस्ट वाला एरिया होता था ये सामान्यतः बड़ा होता था और ये निचला शहर था। ये आपका निचला शहर था, ये आपका बड़ा होता था। इसके कंपैरिजन में आपका बड़ा होता था। ये याद रखिएगा, बात आपकी 2 की है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए। गढ़ के बिना बना हुआ शहर आपका कौन सा है? चहुंदड़ो है। मैंने आपको बताया गढ़ के बिना बना हुआ शहर कौन सा है? तो आपका चहुंदड़ो है। याद रखेंगे बच्चों। हड़प्पा सभ्यता के महान स्नानागार में पत्थरों या ईंटों को जोड़ने के लिए मुख्य रूप से किस बंधन सामग्री का इस्तेमाल किया जाता था? जो जिप्सम का मोर्टार होता था, इस जिप्सम के मोर्टार को यहाँ पे लगाया जाता था, जिसकी वजह से जो हड़प्पा में ईंटें और पत्थर थे वो आपस में जुड़े रहते थे, तो जिप्सम का मोर्टार इस्तेमाल किया जाता था। याद रखिएगा गुड्डा। इसके बाद महान स्नानागार में जो अवशेष निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल की खुदाई से मिले हैं? आपका लोथल से मिले हैं, हड़प्पा से मिले हैं, कालीबंगा से मिले हैं, मोहनजोदाड़ो से मिले हैं। आप सभी बच्चे जानते हैं कि आपका महान स्नानागार जो ग्रेट स्नानागार है, इसका स्थल हमें कहां से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुआ है, सबसे बड़ा स्थल। ठीक। हड़प्पा नगरों में से निम्नलिखित में से किस समूह में अग्निवेदियां पाई गई हैं? तो कौन से स्थल हैं जहां से आपको अग्निवेदियां पाई गई हैं? तो गुजरात का जो आपका स्थल होगा कौन सा? कालीबंगा और लोथल। कालीबंगा और लोथल बच्चों, ये वो स्थल हैं जहां से आपके घरों में अग्नि वेदिकाएं पाई गई हैं। उद्देश्य बेसिकली क्या होगा? शायद इनका उद्देश्य क्या रहा होगा? जो अग्नि वेदियां हैं, अग्नि की यहां पर पूजा की जाती थी। जो अग्नि थी, अग्नि की पूजा की जाती थी। ऐसा वो लोग मानते होंगे कि परमपिता परमेश्वर तक चीजों को पहुंचाने के लिए अग्नि एक ऐसा सहारा है जो सब भस्म करके वो अपने अंदर ग्रहण भी कर लेती है। तो अग्नि वेदिकाएं यहां पर पाई गई हैं। जो धौलावीरा का प्राचीन शहर किस राज्य में स्थित है? धौलावीरा का प्राचीन शहर मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, कर्नाटक और गुजरात में। तो धौलावीरा आपके कहां पर स्थित है बच्चों? तो गुजरात में स्थित है। और धौलावीरा गुजरात का कौन सा? देखो गुजरात में ये 2 चीजें आप देखते होंगे। एक तो बच्चों गुजरात का ये वाला एरिया और ये वाला एरिया। पेनिनसुला किसे कहते हैं? जो 3 ओर से पानी से घिरा क्षेत्र होता है वो पेनिनसुला कहलाता है या प्रायद्वीप कहलाता है। तो बेटा ये भी तो 3 ओर से पानी से घिरा है। ठीक है, तो ऊपर वाला ये आपका कच्छ कहलाता है और नीचे वाला जो क्षेत्र होता है बच्चों, इसे काठियावाड़ कहते हैं। सबने गंगूबाई अगर मूवी देखी होगी तो गंगूबाई कहाँ की थी? काठियावाड़ की थी। वो मुंबई में जाके अपना सारा काम कर रही थी। ठीक है, तो ये गुजरात वाला एरिया जो है ये आपको देखने के लिए मिल जाता है बच्चों। और इसी कच्छ के एरिया पर आपका ये स्थित था धौलावीरा, ये याद रखिएगा। 2021 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी इसको घोषित किया गया। 2021 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, यूनेस्को विश्व वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी विश्व धरोहर स्थल इसे घोषित किया गया था। इसके अलावा बच्चों ये आपका विशाल जल भंडार है, यही वो स्थल है जो 3 भागों में विभाजित हुआ था। तो 3 पार्ट्स में इसमें मिडिल शहर था, निचला शहर था और आपका एक ऊंचा शहर था। तो मिडिल शहर भी इसमें इंक्लूड था। एक ऐसी स्ट्रक्चर इस शहर के देखने के लिए मिलते हैं कि इसे 2 भागों में, जैसे सामान्यतः आपका जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसको सामान्यतः 2 भागों में बांटा जाता था, इसको 2 भागों में न बांट के इसे 3 भागों में बच्चों बांटा जाता था। इसके अलावा आपका अधिकांश हड़प्पा मोहरें डैश से बनी थी, ईंटों से, ग्रेनाइट से, सेलखड़ी से या पीतल से बच्चों।
तो आपकी जो जितनी तर आपकी हड़प्पा मुहरे थी, ये आपकी सेल खड़ी सी बनी हुई थी। सेल खड़ी, इसमें टेराकोटा भी आपको प्राप्त हुआ है, टेराकोटा से भी बनी हुई है। ऐसा नहीं कि सिर्फ सेल खड़ी से बनी थी, लेकिन अधिकांश सोना से बनी हुई है, सोना से बनी आपको देखने के लिए मिलती हैं। हाथी दांत से बनी हुई देखने के लिए मिलती हैं, हाथी दांत से बनी हुई मिलती हैं। और एक, जब इसकी बात हो रही है तो बच्चों आपको पशुपति की जो मुद्रा मिलती है, पशुपति की जो आपको मुहर मिलती है, ये आदि शिव कहलाते हैं। आदि शिव में कौन कौन से आपके जानवर आपको देखने के लिए मिलते हैं जो आपके आदि शिव थे? उन आदि शिव के अंदर बात करूं तो सबसे पहले भैंस, हाथी, भैंस भैंस का चित्र मिलता है, हाथी का चित्र मिलता है। हाथी के अलावा बच्चों गेंडा का चित्र मिलता है, हाथी का चित्र मिलता है, गेंडा का चित्र मिलता है, भैंस का चित्र मिलता है। इसके अलावा बच्चों आपका हाथ बाघ बाघ का चित्र मिलता है, बाघ का चित्र मिलता है। और बाघ के अलावा हिरण 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 नाव, हिरण नाव आदि मोहरों पर ये चीजें प्राप्त हुई हैं, हमको याद रखेंगे। भाई निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा शहर बिना गढ़ के पाया गया है? कौन सा हड़प्पा शहर जो है वो बिना गढ़ के पाया गया? अभी मैंने आपको बताया भी था बच्चों, जो चौंदड़ो है, ये चौंदड़ो आपका बिना गढ़ के पाया गया है। खैर, चौंदड़ो की बात करें तो 1931 में इसकी खोज की थी एनजी मजूमदार ने इसकी खोज की थी बच्चों। मजूमदार का नाम याद रखिएगा, किससे? चौंदड़ो के साथ आप याद रखेंगे बच्चों। इसके अलावा गढ़ के बिना एकमात्र शहर है, ये सिंध क्षेत्र में पड़ता है। और सिंध कौन सा? भारत वाला, पाकिस्तान वाला? तो पाक वाले रीजन पे ये पड़ता है, सिंधु नदी के किनारे। जो आपका सिंधु रिवर है, इस सिंधु रिवर के किनारे आपका ये क्षेत्र पड़ता है, याद रखिएगा। बिल्कुल ये एक विनिर्माण स्थल था। शिल्प उत्पादन, धातु के उपकरण यहां पर बनाए जाते थे, शिल्प उत्पादन किया जाता था। जो शिल्प उत्पादन है, शिल्प उत्पादन किया जाता था। शिल्प उत्पादन के अलावा बच्चों अगर मैं बात करूं तो धातु के उपकरण भी आपके यहां पर बनाए जाते थे। इस बात के साथ भी आपको यहां पर देखने के लिए मिलते हैं गुड्डा गुड़िया। आई बात समझ में? इसके अलावा आपका जो गढ़ क्षेत्र में एक विशाल मिट्टी का मंच है, जो कि 6 मीटर ऊंचा है और सभी निर्माणों का आधार है। ईंट, चट्टान, लकड़ी, पत्थर। बच्चों बताना है सभी गुड्डा गुड़िया, क्या लगता है सही क्या हो जाएगा? एक बार सभी प्यारे बच्चे बता देंगे। भाई यह जो गढ़ क्षेत्र था, इसमें विशाल मिट्टी का डैश मंच हुआ करता था। वो बच्चों 6 मीटर ऊंचा होता था और सभी निर्माणों का वो आधार होता था, मतलब ऊंचा करके बनाया जाता था। वहां पे बच्चों क्या लगती थी? ईंट लगती थी, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किन हड़प्पा वास्तुकला में गढ़ का हिस्सा नहीं था? कौन सा नहीं था बच्चों गढ़ का हिस्सा? तो आपको ये बात पता है। जनता के लिए आवासीय भवन, क्या अनाज का भंडार, या महत्वपूर्ण लोगों का विशाल अन्नागार? तो हड़प्पा वास्तुकला में गढ़ का हिस्सा कौन नहीं था? तो भाई जनता कहां रहती थी? जनता निचले भवन में रहती थी, निचले स्थल पर रहती थी। बाकी धार्मिक समारोह, अग्निवेदियां, विशाल स्नानागार, अनाज भंडार, ये सब कहां होते थे? जो शासक वर्ग रहा होगा वहां पे, व्यापारी वर्ग, उस वर्ग के पास रहती रही होगी। और वो वर्ग कहां रहता था? ऑब्वियस है गढ़ क्षेत्र में रहता था। तो जो गढ़ क्षेत्र में रहेगा वो अपना ये सारा चीज जो है, मुख्य मुख्य चीज किसके पास रखेगा? अपने पास रखेगा। हड़प्पा सभ्यता में मेहरगढ़ स्थल निम्नलिखित में से किस प्रकार के मकान के अवशेष पाए गए हैं? त्रिकोणीय या गोलाकार, आयताकार, वर्गाकार, गोलाकार या चौकोर? बच्चों बताना जरा सा, क्या हो जाएगा? सभी गुड्डा गुड़िया बताएंगे, क्या लगता है बच्चों? तो हड़प्पा सभ्यता के मेहरगढ़ में स्थल निम्नलिखित में से किस प्रकार के मकान के अवशेष आपको यहां से प्राप्त हुए? बताइए। त्रिकोणीय या गोलाकार, आयताकार या गोलाकार, वर्गाकार या आयताकार? बच्चों आप क्या बताएंगे? हाँ, आपका जो वर्गाकार या आयताकार है, ये आपका बिल्कुल सही उत्तर है बच्चों, वर्गाकार या आयताकार। इसके अलावा हड़प्पावासी भारत में वर्तमान डैश में सोना लाते थे, कहां से? भाई तेलंगाना से लाते थे, या कर्नाटक से लाते थे बच्चों, या अच्छा जो आपका हड़प्पावासी भारत में वर्तमान में डैश कहां से सोना लाते थे? तो भाई हड़प्पावासी अपने कर्नाटक में आपकी गोल्ड माइंस थी। सभी ने बच्चों आपकी केजीएफ मूवी देखी है, तो गोल्ड कहां से आएगा भाई? आपके कर्नाटक से आएगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। लोहे को छोड़कर तांबा, कांच, सोना, चांदी, सभी जो धातु थी, ये आपके जो आईवीसी के लोग थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग जानते थे। तो कांच से धातु को जानते थे, टिन को जानते थे, ये लोग टिन धातु को जानते थे, कांच से धातु को जानते थे, इसका उपयोग करते थे बेटा। इसके अलावा चांदी का उपयोग जानते थे,
सीसा का उपयोग जानते थे, समझे, सजना संवरना जानते थे, दाढ़ी वाड़ी बनाना भी जानते थे, ठीक है। इसके अलावा तांबा वगैरह जानते थे। क्या नहीं जानते थे? तो लोहा नहीं जानते थे। क्या इनको लोहे का ज्ञान था? आप कहेंगे लोहे का ज्ञान नहीं था, वो लेटर वैदिक पीरियड में आपका लोहे का ज्ञान आता है इन लोगों के पास। इसके बाद सभी गुड्डा गुड़िया आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हड़प्पा शहरों में हथियारों और उपकरण बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता था? चांदी, सोना, तांबा या लोहा? तो भाई तांबा और कांस्य के उपकरण आपको यहां मिलते हैं। किसके? तांबा और कांस्य के उपकरण। किसके? तांबा के उपकरण बच्चों, तांबा और कांस्य के उपकरण जो है, और कांस्य के जो उपकरण हैं, तांबा और कांस्य के उपकरण हैं, ये आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो तांबे और कांसे के जो उपकरण हैं ये बच्चों आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, जैसे कुल्हाड़ी, चाकू। कुल्हाड़ी हो गया बच्चों, कुल्हाड़ी के अलावा चाकू हो गया, कुल्हाड़ी के अलावा चाकू हो गया, चाकू के अलावा आपका जो मछली पकड़ने का कांटा हो गया, मछली पकड़ने के लिए कांटा बनाना पड़ता है ना, ऐसे आकार का, ऐसे आकार का, तो मछली पकड़ने वाला कांटा, कांटा जो है, समझे। तीर हो गया, तीर बनाते थे। तीर के अलावा बच्चों जो आरी था, आरी बनाते थे, आरी भी हमको प्राप्त हुई है। तो ये सब तांबा से बन रहा होता था, या शायद आपका जो ब्रोंज था उस ब्रोंज से भी बना लेते थे, क्योंकि तांबा तो आ ही जाता था। इधर बलूचिस्तान से जो है ये लोग अफगानिस्तान से टिन भी ले आते थे, जो शुरुआत में मैंने आपको बताया था, ठीक है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में हड़प्पा कालीन शहर नहीं पाए गए? कौन सा राज्य था जहां से, देखो भारत में हड़प्पा किन किन राज्यों में है मैं ये बता देता हूं। आपका जो इंडस वैली सिविलाइजेशन भारत में किन किन राज्यों में है, तो भाई सबसे पहला तो नाम आपको पता होना चाहिए, पंजाब, बड़ा फेमस है पंजाब। पंजाब में भी है बेटा, हरियाणा में भी है, ठीक है, आलमगीरपुर हरियाणा में, आपका राखीगढ़ी हरियाणा में, यूपी में आलमगीरपुर, ठीक है, यूपी में आलमगीरपुर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश केवल, ठीक है, और गुजरात, आपका जो गुजरात है, गुजरात। राजस्थान बच रहा है क्या? राजस्थान, और जो आपका राजस्थान है। मालवा, मालवा संस्कृति जो है वो तांबा से संस्कृति थी, और ताम्र प्रासाद काल में पाई गई, और वो मध्य प्रदेश के रीजन में भी विकसित हुई थी। मालवा क्षेत्र की बात कर रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड में नहीं है बच्चों, उत्तराखंड में नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा शहर कच्छ के रण में खादिर बेत पर स्थित है, और ये 3 भागों में विभाजित होता है? आप सबको पता है कि जो धौलावीरा है बच्चों, ये धौलावीरा ये स्थल है, ध्यान रखिएगा। कौन सा? जो धौलावीरा स्थल है, कौन सा बच्चों? धौलावीरा। ये जो धौलावीरा स्थल है ये आपका यहां पे है। 1948 में अर्नस्ट मैके ने उल्लेख किया कि हड़प्पा शहर लोथल में जल निकासी व्यवस्था के लिए नालियां और ईंटों से बनी होती थी। लाल पकी ईंट या फिर बलुआ पत्थर, कैसी बनी होती थी? जो नालियां होती थी बेटा पकी हुई ईंटों से बनाई जाती थी, ताकि वो बह ना सके, और बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में नालियां बनाई जाती थी। घर की नालियां बिल्कुल सेंट्रल नाले से कनेक्ट होती थी। हड़प्पा सभ्यता की इमारतें और संरचनाओं का अध्ययन करने के लिए एक शिक्षक को अपने छात्र को भारत के निम्नलिखित किन राज्यों की यात्रा पर ले जाना चाहिए? गुजरात, राजस्थान पर ले जाएगा, सीधी सी बात है। सिक्किम, त्रिपुरा मतलब ही नहीं है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश मतलब नहीं, बंगाल, उड़ीसा कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मोहनजोदाड़ो से निकलने वाली नालियों के में दरवाजे थे, जो संभवतः आवारा या नकारात्मक तत्वों को उस रास्ते से शहर में प्रवेश करने से रोकने के लिए रात में बंद किए जाते थे, ठीक है। तो नालियों में दरवाजे थे, ताकि जो असामाजिक तत्व हैं वो नालियों की मदद से आपके शहर के अंदर ना आ जाएं। इसके लिए बच्चों क्या किया जाता था? लकड़ी के दरवाजे वहां पर डेवलप किए जाते थे, जो नालियों को रोक देते थे। हड़प्पा नगर नियोजन निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? हड़प्पा नगर नियोजन में आपका बताना है, हड़प्पा सभ्यता में अधिकांश नगरों में गढ़ मौजूद थे, ये बात बिल्कुल सही है। आपका हड़प्पा सभ्यता के प्रत्येक नगर में एक मंदिर होता था, या हड़प्पा सभ्यता के प्रत्येक इमारत बलुआ पत्थर से बनी होती थी। बच्चों आपका यहां पर 2 और 3 आपका गलत है बिल्कुल। ना तो यहां पर आपका प्रत्येक नगर में मंदिर होता था, ना ही बच्चों आपका प्रत्येक इमारत में बलुआ पत्थर। मंदिर वगैरह तो बहुत बाद में, जो वैदिक युग में भी, पूर्व वैदिक काल में मंदिर नहीं थे। जो उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड आया, इस टाइम पीरियड के भी लेटर पीरियड में आपको 1000 बीसी के आसपास लगभग मंदिर आपको देखने के लिए मिलते हैं, ठीक, ज्यादातर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सिंधु घाटी सभ्यता में अन्न भंडार केवल हड़प्पा में ही पाए गए थे। हड़प्पा संस्कृति की लिपि इतिहासकारों ने ही समझ लिया था, ऐसा तो नहीं हुआ। बोस्रोफोदन लिपि आपकी यहां पर नहीं समझी गई, क्योंकि ये एक चित्रात्मक लिपि थी, इसी कारण से यहां नहीं समझी गई। तो जो लिपि थी वो कैसी थी बच्चों? आपकी चित्रात्मक थी। बोस्त्रोफेदन
फेदन लिपि, बोस्ट्रोफेदन लिपि जो चित्रात्मक थी वो नहीं समझी गई बच्चों। बेसिकली इस हड़प्पा में स्थलों में दफनाने पर मृतकों को आमतौर पर गड्ढों में दफनाया जाता था, या आपका जो है हड़प्पा संस्कृति केवल सिंध और पंजाब तक फैली थी। तो केवल वाले तो बिल्कुल ही गलत होते हैं, हमेशा याद रखना। हड़प्पा में मृतकों को गड्ढों के अंदर दफनाया जाता था। कुछ जगह ऐसा होता था कि कुछ जो है आधा जला के उन्हें शहर से बाहर फेंक दिया जाता था, ताकि जो है वहां पर जो प्रकृति है उस प्रकृति तक वो चीज पहुंच जाए जो उसकी है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। इसके अलावा बच्चों आपका अगला प्रश्न बनता है, हड़प्पा सभ्यता में इमारतों का निर्माण किस सामग्री का उपयोग नहीं किया जाता था? तो भाई ऑब्वियस है, लोहा नहीं था तो लोहे का इस्तेमाल नहीं किया जाता। जिप्सम मोर्टार और पकी हुई ईंटें मोर्टार आपस में जोड़ने के लिए यूज होता था। निम्नलिखित में से क्या हड़प्पा उत्खनन स्थलों में पाया गया था? बच्चों आवास गृह, सार्वजनिक अस्पताल, सार्वजनिक स्नान या सार्वजनिक भवन? बच्चों बताना आपका, तो ये आपका सार्वजनिक अस्पताल है, ये ध्यान रखिएगा। सार्वजनिक अस्पताल उत्खनन स्थलों में नहीं पाया गया। कोई भी आपका एक कम्युनिटी हॉस्पिटल, सार्वजनिक अस्पताल नहीं पाया गया, जबकि आवास गृह, सार्वजनिक स्नान, सार्वजनिक भवन सब कुछ पाया गया था। ये यहां पर ध्यान रखिएगा। बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि हड़प्पा के सभ्यता के महान स्नानागार पर दिए गए कथनों के आधार पर सही विकल्प को चुनिए। विशाल स्नानागार, कथन क्या कह रहा है? विशाल स्नानागार हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदाड़ो स्थल में पाया गया है। ठीक है, सही बात बोल रहा है, बिल्कुल सही बात है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे आपसे क्या कह रहा है कि महान स्नानागार को ईंटों से पंक्तिबद्ध किया गया था, प्लास्टर से लोपित किया गया और प्राकृतिक टार की परत के साथ जल रोधी इसे बनाया गया। आपका कौन सा विकल्प सही है ये आपको बताना है बच्चों। कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा यहां पर? तो बच्चों यहां पर सीधे और सीधे देखिए, कोई भी प्लास्टर था नहीं अपने पास, बाकी सब चीजें तो ठीक थी, लेकिन सही विकल्प केवल और केवल एक है, यानी आपका यहां पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा बच्चों? केवल कथन एक सत्य है। हड़प्पा सभ्यता के शहरों में दिए गए कथनों के आधार पर सही विकल्प का चयन करना है बच्चों। सही विकल्प आपसे क्या कह रहा है ये याद रखिए बच्चों। अच्छा एक मिनट, पिछला वाला आंसर देखिएगा, थोड़ा सा यहां चेंज करिएगा। पिछला वाला आंसर चेंज कीजिएगा सभी प्यारे बच्चे। यहां पर दोनों ही कथन है, क्योंकि मैंने यहां पर प्राकृतिक लिखा हुआ है, प्राकृतिक लिखा हुआ है प्रॉपर। महान स्नानागार को ईंटों से पंक्तिबद्ध किया गया और प्लास्टर से लोपित किया गया, प्राकृतिक टार की परतों के साथ जलरोधी बनाया गया था। यह बिल्कुल सही बात है। जलरोधी कैसे बनाया गया था? जलरोधी मतलब क्या था? वाटर रेजिस्टेंस इसे बनाया गया था, और इसी कारण से आपका कथन एक और कथन दो दोनों का दोनों सत्य हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के जो शहर थे, दिए गए कथनों के आधार पर सही विकल्प को अब चुनना है। अधिकांश हड़प्पा शहर दो भागों में विभाजित थे, उच्च शहर और निचला शहर। पुरातत्ववेत्ताओं ने शहरों के निचले हिस्से को गढ़ के रूप में वर्णित किया था। बच्चों आपको बताना है कौन सा सही हो जाएगा, बताइए जरा सा। तो क्या लगता है आपके हिसाब से? यही आपका होमवर्क क्वेश्चन है बच्चों, यही आपका होमवर्क क्वेश्चन है। इसी को आप लोग होमवर्क में बताइएगा, आपके हिसाब से क्या लगता है। उत्तर जरूर दीजिएगा, मैं आपके उत्तर का इंतजार करूंगा बच्चों। ठीक है, तो आशा करता हूं कि चीजें आपको हड़प्पा सभ्यता का एक ओवरव्यू रिवाइज हुआ होगा। देखो कोई टॉपिक इतना मजबूती से रिवाइज करो कि फिर भाई ना पता चल जाए कि खामियां कहां है। बहुत सारे बच्चों को पता भी चल गई होंगी कि खामियां कहां हैं, और अब वो जाके उस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, जो कि ऑलरेडी मैंने पढ़ा रखा है आपके बैचेस वगैरह में। तो बच्चों उसे जाकर आप जरूर रिवाइज कर लेना। जीके जीएस का कंप्लीट बैच तो चल ही रहा है अपना, तो उससे जरूर रिवाइज कर लेना बच्चों। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी गुड्डा गुड़ियाओं का, बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं कि आपको हड़प्पा सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन के जितने भी क्वेश्चन रहे होंगे, आपने उन क्वेश्चनों की क्वालिटी भी देखी होगी और उन क्वेश्चनों के लेवल के साथ आपने अटेम्प्ट भी किया होगा। और मुझे विश्वास है कि आप बच्चों का अगर इसमें से सेफ स्कोर ऐसा आ रहा है 35 क्वेश्चन में से अगर आप यहां पर 28-30 कर ले जा रहे तो मतलब ठीक चल रही है पढ़ाई, वरना मेहनत की जरूरत है, वरना मेहनत की ज्यादा जरूरत है, और थोड़ा सा मेहनत कीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना स्कोर भी कमेंट कीजिएगा, मैं इंतजार करूंगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद साथियों।